गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा आपके साथ ये सेकेंड लेक्चर है, लेकिन आज मैं आपके साथ ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि वाई 9th एंड 10th स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गाइस। देखिए, अगर मैं आपके लिए एक चार्ट बनाऊँ जिसमें मैं आपको टाइम ड्यूरेशन गिनवा दूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है मेरा नीट के एग्ज़ाम तक का पहुंचने का टाइम। अगर ये मेरा 9th क्लास है तो मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर ये मेरा 10th क्लास है तो मेरी जर्नी यहाँ तक यहाँ होगी। एंड देन सेम अगर ये 11th है, एंड देन अगर ये मैं 12th बना देती हूँ, these lines are showing nothing but the time duration a student have in order to reach or achieve its goal. बेसिकली अगर मैं यहाँ देख लूँ तो मेरे पास क्लियर इंडिकेशन मुझे इस ग्राफ से मिल रही है कि 9th क्लास के स्टूडेंट के पास कम से कम कितने साल का टाइम है। अगर मैं 4 इयर्स इसके लिए मान के चलूँ, इसके लिए 10th क्लास के बच्चे के पास बचे 3 इयर्स फॉर प्रिपरेशन, एंड 11th क्लास के पास बचे 2 साल फॉर प्रिपरेशन, एंड वेयर एज 12th क्लास के बच्चे के पास बचे सिर्फ 1 साल फॉर प्रिपरेशन। डू यू रियली थिंक कि आपका बच्चा 1 साल की प्रिपरेशन में नीट क्लियर कर लेगा? नो। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप करते हैं अपना ईयर और कुछ साल बर्बाद करते हैं, एंड देन दे अचीव देयर टारगेट। Then why not to get study material, or why not to get their concepts clear in the smaller classes which are the base for them? So इसीलिए हमारी जो प्री फाउंडेशन है, दैट इज़ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूशन, वो इसी चीज़ की तैयारी में है कि जो बच्चे मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उनका 9th और 10th का बेस इतना क्लियर रहे कि वो ईजिली उन्हें बिना ड्रॉप करे ईयर्स ये नीट का एग्ज़ाम और एम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हो और अब आपको समझ आया हो कि क्यों एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है 9th और 10th की स्टडीज़। गाइज, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ हार्ट। ओके, सो मैं आपको एक चीज़ अभी ये छोटा सा आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम है टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन इनसाइड योर बॉडी. And this diagram is really very easy to understand the concept. इसके बाद जब मैं कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम बनाऊंगी हार्ट का, तो देन यू कैन ईजिली कनेक्ट कि कौन सी क्या वेसल कहाँ घूम रही है, क्या हो रहा है, एंड ऑल दैट. ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मैं स्टार्ट करूँगी वही पहले जो हमें पता था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, दीज आर द vessels, blood vessels. ठीक है, अब artery carry oxygenated, veins carry deoxygenated, and capillaries बोल सकते हो both. ठीक है, अब exceptions, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर जगह एक्सेप्शंस की भरमार है, वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. आर्टरी का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन एक ऐसी आर्टरी जो एक्सेप्शनली उल्टा काम करती है. दैट आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी. तो एक्सेप्शन फॉर आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी. नाउ इसका काम था ऑक्सीजनेटेड ना, तो इसका क्या काम हो जाएगा? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड, ऑपोजिटली. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेयरएज जो वेन्स थी दे वर वर्किंग फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट नाउ एज द वेन्स ऑल्सो possess an exception, तो इसमें भी जो एक्सेप्शन है वो होगा पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन
And this pulmonary vein, what it will be carrying, it will carrying the oxygenated blood and which is oppositely to the normal vein. ठीक है, कैपिलरीज का यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाऊंगी. तो ये आई होप यू पीपल हैव जस्ट टेक नोट्स ऑफ इट. नाउ अब आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, जब मैं आपको पढ़ा रही थी बीच में, कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनका काम है, नेजल चैम्बर से ऑक्सीजन यहाँ आई, ठीक है. अब क्या होता है, नेजल चैम्बर से जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उसका काम है हर जगह पहुँचना. मैंने बताया था हर जगह ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी पहुँचना होगा तो ब्लड का सहारा लेना ही पड़ता है. एंड ब्लड पंप किससे होता है, या हैंड पंप जो होता है वो पानी देता है ना, तो वैसे ही ब्लड खून देता है, पूरी बॉडी में फैलाता है, और वो खून कैरी करता है हर चीज़ जो भी हमें यहाँ से वहाँ पहुँचानी होती है. तो एक फंडा लगाते हैं लंग्स का, कि जो लंग्स होते हैं ना वो क्या काम करते हैं, वो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं और फिर बाहर भेजते हैं. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड आएगा और एंड ऑक्सीजनेटेड जाएगा बाहर. ठीक है, तो लंग्स ये रहे, मान लो सपोज. अब ये रहा मेरा हार्ट, ह्यूमन हार्ट. ठीक है, जो होता है, मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. उस आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर मैं इसको हार्ट मानूं, ठीक है, यहाँ से भी आ रही है, मैं अभी फ़िलहाल रफली ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए डायग्राम. ठीक है, मैं इसे अगर ह्यूमन हार्ट मानूँ तो इसके ऊपर एक लेयर होगी. ठीक है, इसके बाहर इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम लेयर. पेरिकार्डियम लेयर अब ये डिवाइडेड होती है क्या नाम है, पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम में, एंडोकार्डियम में. फर्दर डिविजन्स होती हैं इसकी, लेकिन फिलहाल 10th लेवल पे अगर हम पढ़ें तो सिर्फ पेरिकार्डियम पढ़ेंगे. ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है, इट कवर्स द होल हार्ट. एंड जब वो हार्ट फ्रिक्शन करता है या फिर पंप करता है तो उसको उसके बाहर एक कुशन जैसा क्या नाम है प्रोवाइड करते हैं. कैसे, क्योंकि इस पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड का नाम हो जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. एंड ये एक कुशन जैसा काम करता है, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा या पंप करेगा उस समय ये पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल कुशन हेल्प करेगा हार्ट को, ताकि फ्रिक्शन क्रिएट ना हो जाए. ठीक है, इस फ्लूइड का काम ये हुआ, और हार्ट को बचाएगा फर्दर शॉक. अब शॉक का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है यहाँ पे. शॉक का मतलब फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैव क्या नाम है punched और मे बी सम एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन योर हार्ट, तो सडनली जो वो एकदम बर्प होता है उससे बचाने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल कुशन होता है. तो लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या हुई, पेरिकार्डियम लेयर. एंड जो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है हार्ट और पेरिकार्डियल के बीच में, वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब ये हो गई इसकी बात. अब हम बात करते हैं हमारे लंग्स की, या फिर मैं बोलूँ तो हार्ट की. अब हार्ट में आई विल स्टैंड लाइक दिस. ठीक है, एंड दिस विल बी, एंड आवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स. 4 खाने होते हैं. ठीक है, 4 कमरे बोलूँ या खाने बोलूँ, जस्ट मेक श्योर तुम अंडरस्टैंड कर लो. जो मेरा ये वाला ऊपर वाला सबसे ऊपर अपर मोस्ट होगा, ये कौन सा साइड है मेरा, लेफ्ट. तो ये कौन सा चेम्बर होगा, लेफ्ट. ठीक है, ये लेफ्ट. आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस. दिस विल बी माई राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट. याद रखना ये बात, जो ऊपर के कमरे होते हैं या ऊपर के जो ब्लॉक्स या चेम्बर्स होते हैं, साइंटिफिकली वी आर कॉलिंग इट एज चेम्बर, हार्ट चेम्बर्स, वो होते हैं, उन्हें कहलाया जाता है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, अपर चेम्बर्स, लोअर चेम्बर्स. अपर चेम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स.
and lower chambers ventricles, auricles and ventricles. तो auricle ventricle, auricle ventricle, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, तो आप ऐसे स्टैंड कर दीजिए, बिकॉज व्हेन आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस फिगर इज ऑपोजिट टू मी, ओके, तो जगह चेंज ना हो जाए इस वजह से. अब हम स्टार्ट करते हैं. अगर मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है. अब लंग्स से सपोज करो कि अब प्योरीफाई हो चुका है, क्या नाम है, ब्लड प्योरीफाई हो चुका है और हार्ट में जा रहा है पंप होने के लिए ताकि वो पूरी बॉडी में फैले. तो लंग्स ने प्योरीफाई कर दिया और कौन सा खून बाहर आएगा प्योरीफिकेशन या ऑक्सीजनेशन के बाद? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. लंग्स में अंदर जाने वाली या बाहर आने वाली, जाने वाली या बाहर आने वाली को जो वेसल होती है वो होती है पल्मोनरी वेसल. अब पल्मोनरी वेसल या तो आर्टरी होगी पल्मोनरी या फिर पल्मोनरी वेन होगी. तो ऑक्सीजनेटेड लाने वाली पल्मोनरी वेसल क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये एक्सेप्शन था, है ना. ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरीड out from the lungs into the heart through या फिर via pulmonary vein. तो oxygenated blood आ रहा है through lungs आ रहा है तो pulmonary तो लगेगा, लेकिन oxygenated आ रहा है pulmonary जो कि एक exception था, तो क्या आएगा इसके साथ? vein. तो मैं लिख दूं यहाँ पे this is pulmonary vein. blood रश आउट हुआ अंदर, ठीक है. अब ऑरिकल फिल हुआ. देखिए मैं जब यहाँ का पूरा समझा दूंगी और यहाँ का पूरा समझा दूंगी और जब बाद में समझाऊंगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये दोनों एक एक करके नहीं होते, कि पहले ऐसा नहीं होता यहाँ वाला काम हो जाएगा फिर यहाँ वाला होगा. नो. कभी देखा है कभी हार्ट एक बार इधर से फूल रहा है फिर इधर से? नो, इट पंप्स साइमल्टेनियसली. तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक है. तो वो हम बाद में समझेंगे. तो फिलहाल मैं एक एक करके स्टेप बता रही हूँ. तो फर्स्ट स्टेप में ये बताऊंगी, सेकंड ये, जब तीसरा जब मैं पूरा साइंटिफिकली डायग्राम बनाऊंगी उसमें हम साइमल्टेनियसली वाला पढ़ेंगे, ओके. तो मेरा ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट ऑरिकल में आ गया. लेफ्ट ऑरिकल से एक गेट जैसा स्ट्रक्चर है, ओपन एंड क्लोज गेट, ठीक है. इसके थ्रू अब प्रेशर पड़ रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर पड़ा है तो ये गेट खुल जाएगा, विल गेट ओपन. और इस गेट का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व. वॉल्व नॉर्मली हमारे टैप्स में भी लगी होती हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा. टू क्लोज और टू ओपन, ठीक है. टू क्लोज और ओपन और अलाउंस ऑफ एनीथिंग, जैसे गेट बंद और खुलता है टू अलाउ अ पर्सन टू गेट इन और आउट. सेम इज द केस विद आवर बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है. इट हैज गॉट अनदर साइंटिफिक नेम विच इज bicuspid valve has got another name, that is mitral valve. मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस जब बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं, दे आस्क्ड फिलअप्स वगैरह में या फिर प्री बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं. मेरे टाइम पे जब पूछा गया था मिट्रल वॉल्व, व्हाट इज मिट्रल वॉल्व, एनीथिंग. तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बाइकस्पिड वॉल्व ही मिट्रल वॉल्व होती है. एंड इसे बाइकस्पिड क्यों बोला? बाई मतलब टू, बाई मीन्स टू. And cusps are these two flaps, muscular flaps या फिर जो gates हैं, ठीक है. अब मेरा खून यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है. सी खून के लिए ना मैं let me use another marker, otherwise you will get confused. Now blood will flow from here. तो ये यहाँ से यहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये आएगा यहाँ प्रेशर बढ़ेगा
और यहाँ जाएगा, जो भी ओपनिंग होगी। यहाँ पे जो ओपनिंग है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और अब हार्ट से बाहर जा रहा है, यानी हार्ट से पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश कर रहा है। और पूरी बॉडी में कौन फैलाएगा? आर्टरीज फैलाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो अब ये एक आर्टरी होगी ना, ठीक है, ये एक आर्टरी है जो तुम्हारे हार्ट से बाहर निकल रही है, पूरी बॉडी में फैलाने वाली है ब्लड को। सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है, जो कि बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, ठीक है, उस आर्टरी का नाम चेंज कर दिया और नाम रख दिया आयोटा। तो इट हैज गॉट इट्स नेम आयोटा। दिस इज एन आर्टरी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि ये समथिंग एल्स है या कुछ और है। नो, इट इज एन आर्टरी बट द लॉन्गेस्ट आर्टरी, देयरफॉर इट हैज गॉट इट्स नेम चेंज्ड, जिसका नाम रख दिया आयोटा। तो आयोटा द लॉन्गेस्ट आर्टरी। अब जब ब्लड इसमें आया तो यहाँ पे भी एक फ्लैप या वॉल्व प्रेजेंट थी, एंड इस वॉल्व का नाम था सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना, ये आयोटा में खुल रही है ना, तो ये है आयोटिक, आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्लियर? अब ब्लड मेरा आयोटा में आ गया, ठीक है। अब मान लो ये एक ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल लिवर, ठीक है, बड़ा थोड़ा गंदा सा डायग्राम है, मान लो लिवर है, लिवर छोड़ो, कुछ भी मान लो, सपोज करो कुछ भी मान लो, ये मेरा एक ऑर्गन है जहां तक मेरी आयोटा को या आर्टरी को ब्लड पहुंचाना है। अंदर जाएगा ब्लड, ठीक है, और यहां से बाहर आएगा एक जंक्शन जहां पे ब्लड पहुंचा दिया, ठीक है। अब वहां से बाहर कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि पहुंचाने तक का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड। अब जो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई है वो भी तो बाहर जाएगी, है ना। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ तक मेरा काम हुआ, मैंने कर दिया, आर्टरी ने मेरा काम कर दिया कि मुझे ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन आर्टरी ने इनपुट कर दी मेरे लिवर को ऑक्सीजन। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी ऐसे बाहर अंदर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, अब बाहर भी आएगी, कोई ना कोई वेसल तो बाहर लाएगी ना। अब वो खून जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरे टिश्यूज को मिल गई, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है ये फ्लो करता है वाया वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो ये रहा मेरा वेन, ये है मेरी वेन। अब यहाँ पे जो मैंने आपके लिए खिचड़ी पकाई थी, लेट मी रब एंड क्लियर इट। यहाँ पे जो मैंने आपके लिए बनाया था ना, वो मैंने आपकी बनाई थी कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे ये आर्टरीज आ रही हैं, वेन्स निकल रही हैं, तो एक जगह कहीं ना कहीं मिक्स तो होंगी, जंक्शन बनाएंगी। दीज आर नथिंग बट कैपिलरीज इनसाइड अवर ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन जहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो रही है। तो अब एंट्री हुई थी आर्टरी की, एग्जिट होगी हर ऑर्गन में या हर सेल में यही होगा, एंट्री होगी आर्टरी की, एग्जिट होगी वेन की। अब जो वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वो होगी वेन। अब क्या होता है नॉर्मली कि जो वेन्स होती है ना बेसिकली क्या होता है, आर्टरी ऊपर या नीचे फ्लो करे कोई बात नहीं, लेकिन वेन्स को एक परफेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें होता है गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड खून। अगर गलती से वो गंदा खून बैक फ्लो कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहते हैं गंदा खून एक जल्दी से जाके अपनी टारगेट पे पहुंच जाए, लेकिन अच्छा खून और ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरीज को ज़रूरत नहीं है ऊपर से अलग आर्टरी आएगी हार्ट के अंदर और नीचे से अलग आएगी या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, लेकिन वेन्स को ज़रूरत पड़ जाती है कि ऊपर वाले ऑर्गन्स जो हार्ट के ऊपर हैं वहाँ से एक अलग वेन आए हार्ट में,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और नीचे से अलग वेन आए ताकि बैक फ्लो ना हो, ठीक है। तो वो वेन जो कि नीचे से आपका ब्लड क्या नाम है लेकर आ रही है हार्ट के अंदर, हार्ट के दूसरे चेंबर के अंदर, और वो चेंबर कौन सा होने वाला है आप, राइट ऑरिकल, ठीक है। तो ये जो वेन थी जो नीचे से ला रही है, इस वेन का नाम क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है। जो ऊपर वाले ऑर्गन से जो आएगी, सॉरी, जो ऊपर वाले ऑर्गन से लाएगी ब्लड, ये भी एक वेन होगी। और कौन सी वेन होगी, इस वेन का नाम क्या है, यस, सुपीरियर वेना कावा या फिर एंटीरियर वेना कावा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये ब्लड जाएगा यहां और यहां से यहां। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी। राइट ऑरिकल में मेरा ब्लड पहुंच चुका है। अब राइट ऑरिकल से फ्लो होगा नीचे। जब ये फ्लो हो रहा है, यहां पे दूसरी वॉल्स प्रेजेंट है, मार्कर्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सो दीज आर अनदर वॉल्व, ठीक है। दीज आर नोन एज tricuspid valve. It has got its only one name. And tricuspid क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं। अगर मैं आपके लिए बनाऊँ तो एक ये रहा, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 दरवाजे कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 और 3, तो 3 ट्रायगोनल सा कुछ होता है and 3 flaps होते हैं, therefore it has got its name as tricuspid valve. Now ventricle, the right ventricle has received the blood which is deoxygenated in nature. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ deoxygenated, ठीक है, इसलिए मैंने ये ब्लू से बनाया है इधर वाला हिस्सा। deoxygenated blood आया है यहाँ से। अब deoxygenated blood राइट ऑरिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल आया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लास्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से अब क्या नाम है बाहर निकलना है खून, ठीक है। अब खून बाहर निकलेगा और ठीक है, यहाँ से ब्लड आया यहाँ जाने, जैसे ये ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट थी, जैसे वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट थी सेमिलुनार वॉल्व, यहाँ पे भी सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होगी। वेयर टू ड्रॉ, प्लीज जस्ट नोट डाउन दिस बिकॉज आई एम रबिंग, ठीक है। तो ये जो वॉल्व होगी, ये होगी मेरी सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। एंड as it is from the ventricle or and it is moving to pulmonary, मैं आपको बताऊंगी क्यों पल्मोनरी बोल रहे हैं इसे। so it is known as pulmonary semilunar valve, pulmonary semilunar valve, ठीक है। अब मेरा ब्लड हार्ट से बाहर निकल के जा रहा है, इस बार लंग्स में, ठीक है, इस बार लंग्स में जा रहा है। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में, लंग्स में आने वाली या जाने वाली को पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी वेसल। तो इस समय वो पल्मोनरी है हमारी जो हार्ट के अंदर जा रही है, सॉरी लंग्स के अंदर जा रही है, लेकिन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। एंड द एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरी was present in order to carry the deoxygenated blood. Therefore, this vessel has got its name as, ये है deoxygenated and therefore pulmonary artery, ठीक है। I hope I'm clear. तो पहले lungs oxygenation हुआ via pulmonary vein, first chamber, through the bicuspid valve, inside the left ventricle, through the aortic semilunar valve into the aorta, then into the organ
कैपिलरी फॉर्मेशन के बाद इनटू द ऑर्गन, देन बाहर निकलेगी, वो निकलेगी वेन, उस वेन का नाम होगा इंफीरियर वीना कावा या फिर पोस्टीरियर वीना कावा। ऊपर से आने और ये ले जाएगी ब्लड राइट ऑरिकल में, ऊपर से भी ब्लड आ रहा होगा जो कि हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स देंगे उसे, वो होगी सुपीरियर वीना कावा या फिर एंटीरियर वीना कावा इनटू द राइट ऑरिकल, एंड देन हमारे ब्लड वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व विल फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देयरफॉर from there it will move to the lungs via pulmonary artery, the exceptional artery which will carry deoxygenated blood instead of oxygenated, and here we are done with the flow patient. ठीक है, now let me move to the more conceptual things inside the circulatory system. So for that I need to make another diagram and a diagrammatic complex structures, so let me rub it and just draw it for you. So guys, here is the diagram of a heart, typical structure of the heart. I hope I have made a sufficiently good diagram for you and for your understanding level. So अगर मैं आपको पिछले डायग्राम से कनेक्ट करवा दूँ जल्दी से, तो ये अंदर आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में, तो ये क्या होगी, पल्मोनरी वेन, फिर ये हमारा ऑरिकल है, ये मेरा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ब्लड वहाँ उस तरफ फ्लो कर रहा था ना, अब हार्ट में ऐसा तो नहीं है वहाँ यहाँ होगा, वो हार्ट के अंदर ही होगा, तो हार्ट से बाहर जा रहा है ये इस तरीके से और ये बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगी मेरी आयोटा। फिर उसके बाद मेरा ये था सुपीरियर वीना कावा एंड ये थी मेरी इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, ये दोनों जो ब्लड थी, ये बेसिकली अगर मैं इसे यहीं बना दूँ, इंफीरियर को यहाँ ना बना के, ठीक है, मैं यहीं बना दूँ अगर आपके लिए, तो क्योंकि ये नीचे से ही आ रही होती है इसीलिए मैंने इसे ऐसे बनाया, और ये तुम्हारा ब्लड फ्लो करवाएगी अंदर ऑरिकल में, ऑरिकल में ब्लड फ्लो करा, फिर वो राइट वेंट्रिकल इसमें जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर ये ऐसे गया एंड देन आउट द वे टू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो आप। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं कंडक्शन की, कि कैसे मैसेज कंडक्ट होता है कि भाई द हार्ट हैज़ टू बी पम्प्ड। बेसिकली दो तरीके से हो सकता है ये। हमारे इन्वर्टिब्रेट्स के केस में ये होता है न्यूरोजेनिक तरीके से, यानी कि वहाँ पे नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होती हैं तुम्हारे अंदर, या हार्ट के अंदर नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि तुम्हारे हार्ट को पंप करवाएंगी, मैसेज देंगी दैट हार्ट हैज़ टू बी पम्प्ड। वेयर एज अगर मैं बात करूँ हमारे जैसे वर्टिब्रेट्स की, हमारे अंदर मायोजेनिक टाइप नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर हमारे अंदर न्यूरोजेनिक टाइप नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर मायोजेनिक टाइप होता है। मायोजेनिक मतलब मसल, हमारे अंदर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारे पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, यानी कि कंडक्शन हेल्प करने में। अब एक मसल जो कि पेसमेकर नाम से जानी जाती है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल विच इज़ प्रेजेंट नियर द सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग के नियर होती है वो, एंड इसका नाम है साइनो आर्ट्रियल, ठीक है, नोड, जिसे बोलते हैं SA नोड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज pacemaker. Why? Because it has got an ability to conduct a self impulse. ये अपने आप ही एक impulse generate करती है, वो impulse की मदद से ऑरिकल्स या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे और भी मसल्स हैं जो कि फर्दर इस मैसेज को पूरे हार्ट पे ले जाएंगी, यानी इस इम्पल्स को जो कि एक जगह से ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, अब वो इम्पल्स पूरे हार्ट पे फैलेगी, ताकि पहले ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। ठीक है, तो पहली जो हमने मसल पढ़ी है वो हमने पढ़ी है साइनो आर्ट्रियल नोड, जो कि प्रेजेंट होते हैं नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा। दूसरी हम पढ़ रहे हैं एक क्या नाम है, दूसरी नोड है, इसका नाम है AV नोड या फिर AV बंडल, जिसका नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर
नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्यों? क्योंकि ये दो आर्टरियल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, तो इसे इंटर आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं। और इसे इंटरसेप्टल, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैं, ये हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बीच में, जब मैंने बनाई थी वो डायग्राम बनाया था आपके लिए ऐसा करके कुछ, तो यहाँ पे ऐसे बनाया था, है ना, एक बीच में लाइन बनाई थी ना। क्यों? इस लाइन का नाम है सेप्टम। क्यों ये लाइन थी? क्योंकि ये सेप्टम दोनों जगहों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, है ना। क्योंकि एक जगह तो मेरे क्या फ्लो कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड, और दूसरी जगह डीऑक्सीजनेटेड, ताकि ये फ्यूज ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए, इसलिए सेप्टम थी। तो ये जो नोड है, एवी नोड, ये इंटरसेप्टली प्रेजेंट है, दो एक सेप्टम के बीच में, ठीक है, सेप्टम के बीच में। अब तो इसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। और मैंने इसे क्या बोला था? इंटर ऑरिकुलर नोड, ठीक है। तो पहला कंडक्शन अगर यहाँ जनरेट हुआ है, वो फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऐसे नोड से एवी नोड पे। अब यहाँ पे आते हैं इंटरवेंट्रिकुलर बंडल आता है। इस बंडल का नाम है बंडल ऑफ हिस, नाम है इस बंडल का। एंड ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर। अब ये बंडल्स अपने आप में से फाइबर्स निकालते हैं, ठीक है, और जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में फैलती है। पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में जो मदद करेंगी वो होंगी मेरी पुरकिंजी फाइबर्स। तो एस ए नोड मैसेज जनरेट किया, ट्रैवल टू एवी नोड, रिसीव्ड, फिर बंडल ऑफ हिस, एंड देन पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, आप बना लीजिए। और इसकी मदद से क्या हुआ है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुए हैं। तो जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो नॉर्मली जो हम साउंड सुनते हैं वो साउंड होती है लब एंड डब, ठीक है, लब डब साउंड। अब ये इसलिए नहीं है कि मेरे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो साउंड आ रही है, नहीं, बल्कि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खून नीचे जाता है या फिर बाहर जाएगा, यहाँ से जब नीचे जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर जाएगा, तो वॉल्व जो गेट थे, गेट बंद और खुलने पे आवाज़ आती है ना, तो नॉर्मली गेट बंद पे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो जब ये जो गेट हैं, यानी कि ये वाली वॉल्व, जिन्हें बोलते हैं कौन सी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व या फिर एवी वॉल्व, ठीक है, क्योंकि आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को मैं एक और नाम से अभी मैं आपको बता रही हूँ, जिसे बोलते हैं हम एवी वॉल्व, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो दो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। फिर आती है सेमिलुनार वॉल्व, एक है आयोटिक सेमिलुनार वॉल्व, और दूसरी आती है हमारे पास कौन सी, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगी और एक यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली तो देखें दो टाइप की वॉल्व है, एक आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वॉल्व और दूसरी सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। अब जब ये वॉल्व बंद होती हैं, ठीक है, तब साउंड आती है। तो जब आयोटिक क्या नाम है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होगी, यानी कि एवी वॉल्व जब बंद होती है तो पहली साउंड प्रोड्यूस होती है लब, एंड जब दूसरा ये दरवाजे बंद होंगे जो कि सेमिलुनार वॉल्व थी, तो आवाज़ आएगी डब, लब डब, ठीक है। और ये कब आएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट और कौन सी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्ट हो रही है, ऑफकोर्स ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल,
एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, इनकी प्रेशर की वजह से जब खून बाहर जाएगा तो ये वॉल्स बंद होती हैं। वो मैं पूरा सिस्टम आपको बताऊंगी, बस इतना सा बताना चाह रही थी यहाँ पे कि जो लब और डब साउंड है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फेज में के टाइम पे हम जब सुनते हैं, वो आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ दीज वॉल्स। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट कि कैसे जो हमारा ये लब डब साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किन फेजेस में प्रोड्यूस हो रहा है, और कैसे पहले कौन सी चीज़ जाके क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यानी कि सिस्टोल कर रही है, और कौन सी चीज़ डायस्टोल कर रही है या फिर रिलैक्स कर रही है, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको इस डायग्राम को क्लियरली थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँ या फिर मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा दूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। एंड विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो गाइज, नाउ यू वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एंड उस फेज में क्या होता है, लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पहला जो स्टेज होता है वो बेसिकली तो जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल मतलब कि दोनों के दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है और क्या नाम है उसमें सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से आता है, तो आर्टरीज फिल्ड हो जाते हैं, फिर ये ब्लड नीचे फ्लो करता है और वो भी वेन्स मतलब वेंट्रिकल्स भी बेसिकली रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो बेसिकली 10th क्लास में तो ये इतना जो मैंने बनाया है इतना नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को अगर हम अभी भूल जाएं, जॉइंट डायस्टोल को, हम सिर्फ बात करेंगे 3 मेन फेजेस की। पहला स्टेज आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल यानी कि आर्टरीज जो मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आर्टरीज सिस्टोल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये थोड़े रिलैक्स्ड कर रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिकली। तो दिस आई हैव टू मेक लिटिल narrower and this I have to make wider, ठीक है। ये थोड़ा नैरोअर रहेगा और ये थोड़ा वाइडर रहेगा। तो यहाँ से मैं समझ जा रही हूँ क्या कि मेरे जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल कर रहे हैं। क्यों डायस्टोल हुआ और ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड मेरा यहाँ से फ्लो होके आया अभी ऑरिकल्स में, ठीक है, और यहाँ से ऑरिकल्स में फर्स्ट ऑरिकल में लेफ्ट ऑरिकल में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन और यहाँ पे आएगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। तो मेरे ऑरिकल्स इस समय क्या कर चुके हैं, पहले ही जॉइंट डायस्टोल में, दे आर इन द क्या नाम है फुलफिल्ड कंडीशन। तो अब क्या होगा, नाउ द ब्लड प्रेशर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द अपर एरिया और ब्लड प्रेशर यहाँ कम था। तो नेचर लव सिमिट्री, नेचर को सिमिट्री पसंद है। नेचर कहेगा भाई ऊपर ज़्यादा है प्रेशर, आई हैव टू गेट, वेंट्रिकल्स अगर नीचे हैं तो वेंट्रिकल्स विल से कि आई नीड दैट प्रेशर टू बी इक्वलाइज्ड। तो ये ब्लड ड्यू टू द क्या नाम है चेंज इन प्रेशर, दिस ब्लड विल अल्टीमेटली फ्लो via bicuspid and tricuspid valve into the ventricles, and now these ventricles will diastole. So here ventricles will diastole, arterial will systole, ठीक है, this and this, understanding? अब ये था मेरा पहला स्टेप, अभी तक कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, जब ये होता है। नाउ आता है मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि मेरे वेंट्रिकल्स सिस्ट कर रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आर्टरीज, आर्ट्रियल जो है ऑरिकल्स वो डायस्टोल कर रहे हैं। तो नाउ दीज आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड दीज आर रिलैक्सिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब अब खून आया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स आर पम्प्ड अप,
वेंट्रिकल्स पम्प्ड अप हो गए, आई हैव मेड इन डायग्राम फॉर यू, जब वेंट्रिकल्स पम्प्ड अप हो गए थे तो नाउ दे नीड टू गेट इक्वलाइज द प्रेशर। जब वो ऐसे करेंगे, अब जगह कहाँ बची है बाहर जाने की, तो अब कहाँ जाएंगे, आयोटा में ब्लड फेंकने की कोशिश करेंगे वो, और कहाँ फेंकने की कोशिश करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, दो ही तो जगह थी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब ब्लड बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट, पुश करेंगे एक दूसरे को ताकि ब्लड ऊज आउट हो जाए। तो व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये इन्होंने प्रेशर लगाया तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा ऊपर भी लगा। जैसे ऊपर लगा तो ऊपर वाले जो दो फ्लैप्स थे ना वो बंद हो गए तुरंत। ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ऊपर ऑरिकल्स में ना चला जाए, क्योंकि हाई प्रेशर है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो वो गेट तुरंत धप धप बंद हो गए। ठीक है, अब वो जो दो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड गेट बंद हुए थे, वो वॉल्व बंद हुई थी, दे मेड अ साउंड। द फर्स्ट साउंड वॉज ऑब्जर्व्ड और वर हियर्ड वॉज लब साउंड। तो लब साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि एवी वॉल्व जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थी वो बंद हो जाएंगी, दे विल क्लोज। लेकिन उनका प्रेशर, जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो इतना नहीं है कि वो सेम्युलर वॉल्व को एकदम से पुश आउट कर सके। दे विल नॉट बी ओपनिंग इट दैट मच। तो सॉरी, उनके अंदर वो प्रेशर इतना नहीं है कि जो सेम्युलर वॉल्व अब खुल गई हैं कि ब्लड उनमें तो अब ऊज आउट होके कहाँ जाएगा, सेम्युलर वॉल्व में। जब सेम्युलर वॉल्व में वो अंदर जाएगा तो अभी सेम्युलर वॉल्व बंद नहीं हुई, क्योंकि वो जो प्रेशर था वो रिलीज आउट हो गया है। ठीक है, अब सेम्युलर वॉल्व को भी कोई प्रेशर चाहिए, जैसे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व को प्रेशर चाहिए था वेंट्रिकल्स का ताकि वो बंद हो जाए, वैसे ही अब सेम्युलर वॉल्व को प्रेशर चाहिए ताकि वो बंद हो जाए। लेकिन अभी वो वेंट्रिकल्स के प्रेशर की वजह से सिर्फ खुली है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल के प्रेशर से एवी क्लोज हो गई हैं और वो जो सेम्युलर वॉल्व है वो ओपन हो गई है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट साउंड हैज बीन produced here लब। Now we will moving forward the ventricular diastole. Ventricular diastole and arterial diastole, जब दोनों का diastole होगा, इसे basically क्या होता है, diastole means relaxation phase and here also this means relaxation phase. अभी हमें पता है कि हमारा जो ventricles थे वो contract state में थे और auricles relaxed state में थे already, they were diastole. So now what will happen here, you can see कि अब जब खून बाहर निकल चुका है तो these ventricles will relax. When these ventricles will relax, the pressure difference will occur again. जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आएगा तो जो सेम्युलर वॉल्व्स के बाद आयोटा में और पल्मोनरी वेन में, जस्ट इमेजिन द इमेज, जो पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में इस समय जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या होगा, प्रेशराइज। ठीक है, अब जब वो प्रेशराइज होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वॉल्व्स थी, अब ब्लड तो आ गया इन यहाँ, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ ना, एक तो यहाँ और यहाँ, ये सेम्युलर वॉल्व। तो अब जब ब्लड आएगा यहाँ पे बाहर आ चुका है, अब ब्लड का प्रेशर अंदर ज़्यादा है, तो जैसे ही वो आगे जाएंगे तो पीछे एक धक्का जैसा लगेगा एंड उस पुश की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से ये पुश लगा है, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, ये जो वॉल्स हैं अब बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी, वो होगी डब। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे और आर्ट्रियल डायस्टोल पे ये डब साउंड प्रोड्यूस होती है। कब, जब मेरी दोनों के अंदर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और मेरी सेम्युलर वॉल्व जो कि दूसरी जगह प्रेजेंट है आयोटा के अंदर, प्रेशर डिफरेंस अकर होगा, तब ये बंद होंगी। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद यू। अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज and what is the difference between veins. बाकी we are done with everything. So now I'll be rubbing this off and I'll be explaining you कि कैसे एक आर्टरी का जो, अगर मैं उसको
काट के देखूं लेटरल व्यू या क्या नाम है ट्रांसफर्स व्यू, नॉट लेटरल एक्चुअली बट द ट्रांसफर्स व्यू, ठीक है। ट्रांसफर होता है जब मैं ऐसे करके काट देती हूँ, लेटरल होता है ऐसे करके पीस कर देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं ट्रांसफर्स व्यू देखूंगी इस तरीके का होल स्ट्रक्चर दिखेगा, तो मैं देखूंगी कि कौन सी लेयर आर्टरी में मोटी है जो कि वेन्स में नहीं है, ठीक है। आई विल बी रबिंग दिस एंड आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रक्चर. So friends, here is the diagram of an artery transverse section and an vein transverse section. So here we can see कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मस्कुलर वॉल है, ये मस्कुलर वॉल है एंड ये उसके बीच में एक होल है जहाँ ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड विल फ्लो थ्रू दिस ल्यूमेन, इसे ल्यूमेन बोलते हैं. यहाँ पे जो ल्यूमेन है हम इजीली देख रहे हैं कि वाइड है और यहाँ पे नैरो, यहाँ पे वॉल कैसी है, पतली. अब देखिए, इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू गाइज, तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है. आर्टरीज जो होती हैं काफ़ी इलास्टिक होती हैं. अगर इलास्टिक नहीं होंगी तो ब्लड फ्लो बहुत दूर तक नहीं कर पाएगा. एंड दीज आर नॉन इलास्टिक. ये इलास्टिक है इसीलिए इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं शो करती. ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए. अब ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड कैरी करती हैं. देखा है ना, आर्टरी हार्ट से बाहर ले जाती हैं ब्लड, तो आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बाहर, हार्ट से दूर. और वेन्स तो ब्लड ला रही थी हार्ट में, जैसे सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा, तो ये टू द हार्ट, दे कैरी ब्लड टू द हार्ट. नॉर्मली ये डिफरेंसेस एनसीईआरटीज़ में इतना क्लियरली गिवन नहीं होते. जितना भी मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवाया है, आधे कुछ स्टफ, मोर ऑफ द स्टफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड क्लास एंड of course all the material is from the ICSE course in order to make sure कि अगर कोई CBSE का बच्चे का लेवल, अगर कोई वो ओलंपियाड या किसी ऐसे एग्ज़ाम में जाता है तो ईजिली वो कवर अप कर पाए सारे सिलेबस को. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज सेइंग कि इसमें ये होता है. अब नाउ इसका जो ल्यूमेन है, जो होल है वो पतला है, इसका वाइड है. जिस चीज़ का पाइप अगर पतला है तो प्रेशर हाई एंड पाइप अगर चौड़ा है तो प्रेशर लो. यहाँ पे दूसरा क्या है कि जो प्रेशर रहता है जनरली, वो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो ग्रेट रहता है, ग्रेट ब्लड प्रेशर. एंड हेयर लो प्रेशर एंड ब्लड कैसा फ्लो करता है, स्मूथली, कंटिन्यूसली, नो जर्क. यहाँ पे प्रेशर जो ब्लड होता है वो जर्क के साथ बहता है, एकदम जर्क, जैसे तेज पाइप चला देते हैं. नाउ जनरली जो आर्टरीज होती हैं उनमें नैरो ल्यूमेन होता है ना, इसीलिए उनमें थिक वॉल हो जाती है, बाहर की वॉल्व को थिक होना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर पतला, अंदर पतला है और बहुत तेज़ी से खून अंदर बह रहा है, तो अगर मेरी दीवारें भी पतली हुई तो वो फट जाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा. तो वो बर्स्ट होने की ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ल्यूमेन को पतला रखा है, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक ब्लड भेजना है. अगर मुझे पानी दूर तक फेंकना होता है तो मैं पाइप को ऐसे करके कर लेती हूँ, यू नो, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड. तो मैं जब पाइप को नैरो कर लेती हूँ तो वो तेज़ जर्क के साथ जाता है एंड मैं चाहती हूँ कि वो जर्क के साथ खून जाए. क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो करना है. पास में तो नॉर्मली भी डाल सकते हैं, लेकिन जर्क के साथ हम हाई प्रेशर से डालना चाहते हैं, तो बहुत दूर तक आर्टरीज को ट्रैवल करना पड़ता है. इसीलिए उनका जो ल्यूमेन है वो छोटा होता है, ताकि प्रेशर इंक्रीज हो और जर्क के साथ जाए. लेकिन इस चक्कर में कहीं वो बाहर की फट ना जाए आर्टरीज, इसलिए उनकी दीवारें मोटी बनाई जाती हैं. तो यू कैन इमेजिन अ पाइप जिसका ल्यूमेन पतला है लेकिन दीवारें मोटी हैं, दीज मस्कुलर वॉल्व. लेकिन सेम इज जस्ट वाइस वर्सा इन अ केस ऑफ वेन्स, बिकॉज वेन्स हैव वाइडर ल्यूमेन, क्योंकि इन्हें कोई जल्दी नहीं है भाई, इन्हें कहीं दूर तक नहीं ले जाना, हर जगह से आराम से आ जाएंगी ये वेन्स. एंड देयरफॉर द ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली विदाउट एनी जर्क एंड दस दे हैव वेरी thin outer covering of muscular valve. Generally जो arteries होती हैं are deeply placed. ये deeply placed होती हैं क्योंकि high pressure होता है. तो normally जो हमें जो दिखती हैं ये जो blue color की, ये veins हैं. जो arteries होती हैं वो हमारी body में deeply situated होती हैं. क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर pressure कैसा होता है, high,
अगर उन्होंने सुपरफिशियली प्लेस कर देंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बाहर का प्रेशर कम और आर्टरीज के अंदर का प्रेशर ज़्यादा, एंड ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर खून बाहर आने की कोशिश करेगा एंड वो बस्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें डीपली सिचुएट करके रखते हैं कि भाई तुम नीचे ही रहो अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। मसल्स के हाई प्रेशर कंट्रोल कर देता है आर्टरीज के हाई प्रेशर को, सो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं प्रेशर। Whereas in the case of veins continuously flow कर रहा है तो no pressure difference occurs and वो इसीलिए superficially placed होती हैं, ठीक है। Yes, of course, artery carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. Arteries do not contain valve. अगर मैं arteries बना रही हूँ, बहुत सारी है ना हमारी बॉडी में, बहुत सारी arteries हैं, they don't have valve. बिकॉज मैंने आपको पहले भी जब बताया था कि आर्टरीज दूर तक भले ही ब्लड फ्लो कर दें, उनके अंदर डर नहीं रहता बैक फ्लो का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आर्टरी ऐसे ऊपर ब्लड ला रही है एंड दिस माई आर्टरी ऊपर ब्लड ला रही, तो अगर वो नीचे बैक फ्लो हो भी गया तो डजंट मैटर्स बिकॉज इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट इज़ प्योर ब्लड। वेयर एज वेन्स के केस में क्या होता है, अगर ब्लड ऊपर आ रहा है एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो वापस चला जाता है गलती से, तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ बिग डील because we don't want the deoxygenated blood to be get again filled in our cells or tissues. We want it to be get out and be just changed with the oxygenated blood. तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व जगह जगह पे प्रेजेंट होती है कि भाई बैक फ्लो से बच जाएं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वेन्स possess valve and arteries do not possess valve. So guys, here we are done with this chapter and I hope I was clear enough to clear all your doubts. आप अगर किसी ओलंपियाड या किसी भी क्वेश्चन का अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड बाय मी। अगर हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट है असाइनमेंट वगैरह भी क्या नाम है प्रोवाइड करता है बच्चे को। अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन, you will get a perfect assignment, you'll get the perfect copy of the important material, everything will be there. Thank you.